नमस्कार। तो एक सच्ची कविता आखिर वो आती कहाँ से है? शायद उन अनुभवों से जो हमें तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। आज हम दो ऐसे ही कविता संग्रहों में गोता लगाएंगे जो एक नदी के किनारे बसे बचपन और एक महामारी के कड़वे दौर से जन्मे हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे जिंदगी के सबसे गहरे अनुभव भी साहित्य बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। महानदी का जल हमारी रगों में रक्त बनकर बहता है। वाह! समीक्षक चंद्रिका दास वैष्णव की ये एक लाइन ही आप देखिए सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो पहचान की बात है, अपनी जड़ों की बात है, उस जिंदगी की बात है जो किसी जगह को और वहां के लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देती है। तो फिर कविता का असली स्रोत क्या है? ये सिर्फ खूबसूरत शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी में जिए हुए अनुभवों का, कह सकते हैं कि एक निचोड़ है। एक कवि के लिए हर याद, हर एहसास, हर मुश्किल, वही तो कविता का कच्चा माल बनता है ना? तो इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। पहले हैं कवि मीनकेतन प्रधान और दूसरी हैं समीक्षक चंद्रिका दास वैष्णव। अब इन दोनों में एक बात कॉमन है, एक चीज जो इन्हें जोड़ती है, और वो है महानदी का किनारा जहां दोनों का बचपन बीता। और आप जानते हैं, यही साझा जमीन, यही कॉमन ग्राउंड एक गहरे विश्वास को जन्म देता है। और वो विश्वास क्या है कि असली साहित्य जो दिल को छू जाए वो हमेशा भोगे हुए सच से ही पैदा होता है। तो चलिए पहले कविता संग्रह पर आते हैं, जिसका मुख्य किरदार खुद महानदी है। लेकिन ये कोई शांत सौम्य नदी नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक जिंदगी देने वाली माँ का और दूसरा सब कुछ छीन लेने वाले विनाश का। नदी की इसी दोहरी पहचान को, इस ड्युअलिटी को कवि और समीक्षक दोनों ने अपने बचपन से जिया है। एक तरफ वो जिंदगी देने वाली माँ है तो दूसरी तरफ एक भयानक विनाशकारी शक्ति, और यही गहरा विरोधाभास उनकी कविता की आत्मा बन जाता है। गरजती नाचती धाराएं पगलाईं सी, महानदी संग्रह की इन पंक्तियों को देखिए। इनमें बाढ़ का सिर्फ जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी आवाज, उसका गुस्सा, उसका पागलपन महसूस होता है। ये वैसा जीवंत चित्रण है जो सिर्फ वही कर सकता है जिसने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा हो। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये तो कवि के बचपन की एक खौफनाक हकीकत है। सोचिए, छत पर बिताई गई वो एक रात, नीचे उफनती नदी और सिर्फ एक रस्सी के सहारे बचने की वो जद्दोजहद। जब कविता ऐसे भोगे हुए सच से निकलती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब सवाल यह है कि पहले संग्रह महानदी में ये भोगा हुआ सच कविता में कैसे ढलता है? कवि इन कच्चे और शक्तिशाली अनुभवों को शब्दों का रूप कैसे देते हैं? देखिए, कविता सिर्फ बाढ़ के विनाश पर ही नहीं रुकती, ये पूरे साल नदी के बदलते हुए मिजाज को भी पकड़ती है। सर्दियों में नदी एक युवा मन के सपनों का गहरा नीला सागर बन जाती है, तो गर्मियों तक आते आते वो टूटे सपनों की कठोर सूखी रेत में बदल जाती है। इसके बाद कवि का ध्यान अतीत की उस नदी से हटकर वर्तमान के एक बहुत ही कड़वे दौर की तरफ जाता है, और यही उनके दूसरे संग्रह का आधार बनता है। दूसरे संग्रह का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, करुकाल। ये एक देजस शब्द है जिसका मतलब है कड़वा समय। और ये शीर्षक सिर्फ कोविड महामारी की पीड़ा को नहीं दिखाता, बल्कि कवि के अपने व्यक्तिगत दुख और एक पूरी पीढ़ी के सामूहिक अनुभव का प्रतीक बन जाता है। ये संग्रह एक पुल की तरह काम करता है। ये कवि के व्यक्तिगत दुख को दुनिया के सामूहिक दर्द से जोड़ता है। ये आज की उपभोक्तावादी संस्कृति और युद्ध के खतरों पर सवाल उठाता है, और इस बदलती दुनिया में मानवीय मूल्यों को बचाने की एक बहुत ही मार्मिक अपील करता है। तो इन कविताओं का महत्व सिर्फ आज के लिए नहीं है, है ना? बड़ा सवाल यह है कि इनका स्थायी प्रभाव क्या होगा? क्या ये आने वाले कल के लिए कोई संकेत दे रही हैं? और यहीं पर समीक्षक एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि 100 साल पहले इसी महानदी के किनारे हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा आंदोलन, छायावाद, पैदा हुआ था। तो क्या आज एक सदी बाद इतिहास खुद को एक नए अंदाज में दोहरा रहा है? ये प्रतीकवाद दिखाता है कि कविता कैसे सबसे कड़वे समय में भी करुणा को, संवेदना को खोजने और उसे बचाए रखने की कोशिश करती है। यहाँ कुर्री पक्षी सिर्फ एक पक्षी नहीं रहता, वो उस मानवीय संवेदना का प्रतीक बन जाता है जिसे बचाए रखना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर समीक्षक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि छायावाद के 100 साल गुजर गए, तो क्या हम उसी महानदी के किनारे एक नए काव्य आंदोलन को जन्म लेते देख रहे हैं? सोचिए, एक ऐसा आंदोलन जिसे भविष्य में शायद करुकाल के नाम से जाना जाएगा, यानी हमारे दौर का ये कड़वा समय।
मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल की समीक्षा चंद्रिका दास वैष्णव द्वारा। समीक्षक का परिचय। चंद्रिका दास वैष्णव। जन्म 4 सितंबर 1984, पदमपुर, जिला बरगढ़, उड़ीसा में। शिक्षा एमए हिंदी, बीएड, नेट, सेट, पीजीडीसीए, राष्ट्रभाषा रत्न उपाधि। रचनाएं मुकुटधर पांडे का साहित्यिक अवदान, लोक कवि रत्न हलदर नाग के काव्य में स्त्री चिंतन, हिंदी साहित्य में किसान विमर्श, कविता कनक नंदिनी, अंतर्ज्योति, मणिकर्णिका एवं अन्य, कहानी पितृविहीन। अब प्रस्तुत है समीक्षा का वाचय। महानदी का जल हमारी रगों में रक्त बनकर बहता है। करुणा सार्वभौम संवेदना है जो जन जन में व्याप्त है, किसी में कम तो किसी में अधिक। प्रायः देखा गया है कारुणिकता और संवेदनशीलता जिस व्यक्ति में अधिक घनी होती है वो उतना ही अच्छा साहित्य सर्जक होता है। भावोद्रेक में लिखे गए शब्द ही तो कविता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। विगत दिनों में जब सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उसी समय साहित्यकार मीनकेतन प्रधान जी के संपादन में ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथ छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे का वृहत आकार में प्रकाशन हुआ। इसमें 850 पेज हैं। छायावाद या मुकुटधर पांडे पर आकार की दृष्टि से ही नहीं, देश विदेश के 172 लेखकों के समन्वित रूप में ग्रंथ देखने में नहीं आया। अन्य विषय वस्तु की किताबें अवश्य छपती रही हैं। इस ग्रंथ में मीरा भी आलेख समादृत है। इसका गौरवपूर्ण विमोचन देश विदेश की ख्याति प्राप्त विद्वानों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में 24-25 फरवरी 2023 को डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के संयोजन में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हुआ था। रायगढ़ में संपन्न इस विशिष्ट आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए साहित्यकारों के साथ मुझे भी सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ था। मेरे लिए यह आयोजन इसलिए भी खास महत्व रखता है कि इसके उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री हलदर नाग भी आए हुए थे, जो हिंदी के इस कार्यक्रम में एकमात्र अहिंदी कवि थे। वे ओडिया लोक चेतना के ऐसे शीर्षस्थ कवि हैं जिन्हें अपने कई काव्य महाकाव्य कंठस्थ रहते हैं। ये उनकी अद्वितीय काव्य प्रतिभा है। ये गौरवशाली आयोजन रोमांचित कर देने वाला था। पद्मश्री नाग जी की सर्जना से मुझे महसूस हुआ कि संवेदनाएं जब सघन और प्रबल होती हैं तो उसके अनुकूल अभिव्यक्ति के लिए भाषा शिल्प का निर्माण खुद ब खुद हो जाता है। रचनाकार को भाषा के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान भी इसी श्रेणी के हैं। इन आयोजनों की पृष्ठभूमि ही प्रधान जी के इन दोनों काव्य संग्रहों महानदी तथा करुकाल के सृजन की दस्तकें थी, ऐसा मुझको लगता है। 2020 का आयोजन कोरोना महामारी की भीषण त्रासदी के बीच हुआ था। तब से कवि में खासकर कुररी कविता के अंकुरण फूट पड़े थे, जैसा कि संग्रह की भूमिका में उन्होंने लिखा है। इसलिए मैं प्रधान जी के आलोच्य काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल की मूल संवेदना पर केंद्रित होना चाहती हूँ। मेरा मानना यह है कि जब हम किसी कवि की रचना को अपने हाथ में लेते हैं तो उसके संपूर्ण जीवन काल का अनुभव, एक शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवा, युवा से पूर्ण मनुष्य बनने तक की यात्रा का चक्र उभरने लगता है। खासकर तब जब हम कवि के जीवन दर्शन से यत्किंचित परिचित होते हैं। जिस काव्य संग्रह को हमने अपने हाथ में लिया है वो कविताओं का एक संग्रह है? नहीं, ये केवल कविताओं का संग्रह मात्र नहीं है। ये अनुभव है एक शिशु का, एक बालक का, एक किशोर का, एक तरुण का, साथ ही साथ एक मनुष्य का। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी कोमलतम अनुभव करता है वो उसके अवचेतन में कहीं ना कहीं जो अनुभूति छप जाती है और भावोद्रेक के समय उचित शब्दों का साथ पाकर उतर पड़ती है हमारे सामने कविता के रूप में। कवि मीनकेतन प्रधान जी का बचपन किशोरावस्था जहाँ बीता, उसी जमीन और परिवेश से मैं भी संबद्ध हूँ। हाँ, वक्त का एक लंबा अंतराल अवश्य है। उसी अंचल और उसी महानदी की गोद में मेरा भी विकास हुआ है। मैंने करीब से देखा है इस नदी के भयंकर विकराल रूप को। जब वो उफान पर होती है तो कोसों दूर तक पानी ही पानी दिखाई पड़ता है और धाराएं सचमुच नाचती गरजती हुई भय से हृदय कांप उठता है। लोगों की दुर्दशा देखकर मन द्रवित हो उठता है। रात में बिना बिजली के गांव, अंधेरे में गोलमटोल इधर उधर पड़े अजगर और फुफकारते नागों को, ये सारी ध्वनियां गरजती धाराओं में हुंकार भरने लगती हैं। यही जीवन का प्रवाह है, नदी की तरह। देखिए कवि मीनकेतन प्रधान के महानदी संग्रह की पहली ही कविता में महानदी के इसी विकराल रूप को कवि ने कैसा जीवंत चित्र खींचा है। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के, लगातार बह रही तुम नदी हो, महानदी। बारिश में भयंकर बाढ़ बहा ले जाती है सब कुछ, गांव दर गांव,
ऊप छूप, नजर भर यहाँ से वहां तक पानी ही पानी, गरजती नाचती धाराएं, पगलाई सी। इस आखिरी पंक्ति में तो कवि ने मात्र स्वरूपा महानदी को बाढ़ की भयंकर त्रासदी से विक्षुब्ध होकर पगलाई सी तक कह डाला है। हालांकि कवि को पता है प्रकृति की गति कैसी होती है, वो भोगा और जिया है बाढ़ के दुख को। सारी सारी रात छत पर खड़े खड़े सुबह का इंतजार करता हुआ कि बचने का कोई उपाय निकलेगा। सूरज उगने पर शायद बाढ़ में फंसे अन्य घरों के लोग दिख जाएंगे दूर दराज या आसपास कहीं। महानदी, तुम्हारे भयंकर तांडव को बहुत करीब से देखा है मैंने। गांव का वो घर अब नहीं रहा जहां उस रात दादा काका के साथ घरघराती धाराओं को छत से निहारते मैंने किस कदर गुजारा था वक्त सूरज उगने के इंतजार में। महादेव मंदिर से फांसी गई रस्सी के सहारे बमुश्किल लटक लटक कर धाराओं में तैरते एक दूसरे मंदिर में टिकना हुआ था। ये वास्तविक घटना है कवि के जीवन की। इसमें वर्णित मंदिर उनके गांव में आज भी वैसे ही मौजूद हैं। हाँ, वो घर उनका नहीं रहा, इसके पीछे उनके जीवन की लंबी चौड़ी संघर्ष गाथा भी है। एक बाढ़ महानदी की है और दूसरी बाढ़ जीवन धाराओं की। इसी को झेलते भोगते वे लिख सके महानदी कृति। तो होता ये है कि अक्सर नदी किनारे के लोग वर्षाकाल में बाढ़ की समस्या से गुजरते हैं। अभी भी देश के कई भागों में नदियों की बाढ़ से हाहाकार करते जनजीवन को हम देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के रूप में कभी कभी नदियों की बाढ़ से भारी जनधन हानि भी होती है। बाढ़ के उतरने के बाद कोसों दूर तक फैली हुई कीचड़ से महामारी आदि फैलने की भी आशंका बनी रहती है। पहले के समय में सूचना तंत्र, मीडिया आदि तकनीक का विकास वैसा नहीं हुआ था जैसा आज है। तब बाहर के लोगों को ठीक से पता नहीं चलता था। वैसे बाढ़ को टीवी पर देखने और उसके भुक्तभोगी होने में बड़ा फर्क होता है। केवल कल्पना से त्रासदी की कविता नहीं लिखी जा सकती। ओढ़ा हुआ दुख संवेदना की गहराइयों को नहीं छू सकता। कवि मीनकेतन जी का काव्य इससे अलग संवेदनाओं और सामाजिक चेतना से युक्त है, जो उनका जिया और भोगा गया यथार्थ है। वे उन समकालीन कवियों में से एक हैं जिनसे कविता चिन्ही जाती है और परिभाषित होती है। ये अलग बात है कि प्रधान जी की महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन बहुत बाद में होता है। इसका कारण वे संग्रह की भूमिका में बताते भी हैं। अब बात इन छोटी छोटी कविता किताबों की, तो ये कि छुटपुट पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती रही हैं। शताधिक कविताओं का प्रसारण लगभग 30 वर्षों में हुआ होगा। स्वयं के प्रकाशन के प्रति मैं कभी बहुत उत्सुक नहीं रहा। हाँ, मित्रों, विभिन्न संस्थानों आदि के प्रकाशन में बहुत अच्छा लगता रहा। कवि और कविता विषयक अध्यापन करते उसकी अवधारणा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक दिन में लगातार 8 घंटे 28 जुलाई 2020 बतियाते जीवन का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच निकल गया। इन पुस्तकों के प्रकाशन में ये विचार अंतर्निहित है कि कविता को कविता की शक्ल में देखते हुए, खासकर आज के समय में जो कुहासा और बिखराव है, उसे नई दिशा में ले जाते हुए सार्थकता और जीवन मूल्यों से जोड़ने में सहायक हुआ जा सके। महानदी तथा कुरूरी कविता में मीनकेतन प्रधान जी ने वर्षाकाल के अलावा शरदकाल और ग्रीष्म का भी चित्रण किया है। शरदकाल आते ही महानदी नवयौवना की तरह कोमल कुंतल हो जाती है। नदी और प्रकृति के मानवीकरण में कितनी निर्मलता है, महानदी शीर्षक कविता का ही ये उदाहरण देखिए। जाड़े में भरी पूरी देह ठेल पानी, नीला गहरा कभी चुपचाप तो कभी लहरें लगातार। नजरें ओझल होने तक समुद्र का लघु आकार बचपन से देखता मैं, तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों को समझने बूझने की कोशिश करता। कभी सुबह, कभी दोपहरी, तो कभी देर ढलती सांझ रात तक, तो कभी सारा दिन उसी तट पर तुम्हारे संग रमा रहता मेरा युवा मन। शीतकाल में विदेशी पक्षी कुरूरी ही नहीं, अन्य कई प्रकार के पक्षियों जीव जंतुओं के लिए माँ की तरह महानदी अपना आंचल पसार देती है। कवि के बचपन और युवा काल का परिदृश्य अलग था। आज नदी के भौगोलिक स्वरूप के साथ ही बाह्य जीवन के प्रभावों में बहुत तब्दीली आ गई है। अब नदी लगातार उथली होती जा रही है। साथ ही कई प्रकार के प्रदूषण तथा अन्य कारणों से लोगों के मनोभावों में बदलाव आ चुके हैं। बांध भी बन गए हैं। निसंदेह ये विकास का परिचायक है, लेकिन सांस्कृतिक और भावनात्मक विकृतियां भी तेजी से पनप रही हैं, जिसका कोई सकारात्मक समाधान नहीं हो पा रहा है। ये युगीन परिवेश का तकाजा है। इस भाव को कवि प्रधान ने संग्रह की अंतिम कविता कुरूरी 1 और 2 और 3 में मार्मिकता से चित्रित किया है। कुरूरी कविता में कोरोना कालीन कारुणिक परिस्थितियां केंद्र में हैं। कुरूरी 1 कविता में शीतकालीन वर्णन का ये उदाहरण द्रष्टव्य है। पलाश पीपल के पेड़ सभी कट रहे तट कछार, अनाजों में दवा जहरीली,
खेती में व्यापार। दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुरूरियों की कतार, भागे चकवा चकवी जोड़े वैसी नहीं पुकार। महानदी ग्रीष्म ऋतु में कृशकाय होकर केवल एक पतली धार के रूप में बहती है, अंतः सलिला की तरह हमारे भावों को सोख लेती है। महानदी कविता से ग्रीष्म के चित्रण की ये पंक्तियां देखिए। कवि ने कविता की शुरुआत में ही कहा है, गर्मी में अट जाता पानी पतली हो जाती धार, तब तुम्हारे दोनों किनारे फैली रहती रेती ही रेती, जहां टूटते सपनों का सच किशोर मन के हर एहसास को झुटलाता। महानदी की जल संपदा जीवनदायिनी है तो प्राकृतिक आपदाएं कष्टदायिनी, इसीलिए तो ये जीवन प्रवाहिनी है, हमारी करुणा और हमारी संवेदनाओं की स्रोतस्विनी, कनक नंदिनी। ये नदी हमारी माँ है, हम पर क्रोध भी करती है, हमें प्रेम से पुचकारती भी है। हमारे खेतों को जल से सींचकर हमारे घर को अन्न से भी भर देती है, जिससे हम फलते फूलते हैं। ऐसा कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इसका गहरा सरोकार प्रधान जी के संग्रह महानदी से है। नदी ने हम सभी तटवासियों को व्यष्टि से समष्टि का पाठ पढ़ाया है। इसने सिखाया है कि किस प्रकार स्वयं को बचाए रखकर हमें समाज के हित में कार्य करना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़ आदि के निकट रहने वाले लोग ज्यादा साहसी होते हैं, लहरों से खेलते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं। यहाँ ये उल्लेख करना अप्रासंगिक है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में एक तरफ सक्ती रायगढ़ तथा दूसरी तरफ सारंगढ़ जिले के परिपार्श्व में प्रवाहित महानदी के एक तट पर है प्रधान जी का बहुत छोटा सा गांव लिप्टी, तो दूसरे तट पर है बालपुर, आदरणीय लोचन प्रसाद पांडे मुकुटधर पांडे जी का पैतृक गांव, जहां छायावादी कविता का बीजारोपण हुआ था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छायावाद का बीजारोपण महानदी के किनारे हुआ था तथा इसका विकास गंगा नदी के किनारे हुआ था। तब बनारस में छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद थे, तो प्रयागराज इलाहाबाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, अल्मोड़ा से आकर आकाशवाणी में कार्यरत, और महीहसी महादेवी वर्मा। इस तरह से राष्ट्रीय मुख्य भावधारा में महानदी का योगदान प्रत्येक दृष्टि से स्तुत्य रहा है। वह कहलाती भी है चित्रोत्पला गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा। अन्य किसी नदी को ऐसा गौरव हासिल नहीं है। ये अलग बात है कि अपनी अपनी जगह सभी नदियों का अपना अपना महत्व है। अब देखना यह है कि छायावाद का बीजारोपण जिस महानदी के तट पर हुआ, क्या 100 वर्ष बाद उसी तट से कोई नई काव्यधारा या उसका नामकरण करुकाल नाम से हुआ माना जाएगा भविष्य में? क्या हिंदी जगत इसे मान्यता देगा तो उसके आधार क्या होंगे? इस नजरिए से मीनकेतन प्रधान जी के दूसरे काव्य संग्रह करुकाल की विवेचना यहाँ मुख्य उद्देश्य है। संग्रह का शीर्षक ही है कालवाची विशेषण के रूप में करुकाल। इसमें 2 शब्द हैं, पहला करु और दूसरा काल। दूसरा शब्द काल अर्थ और अभिप्राय की दृष्टि से स्पष्ट है, समय का सूचक है। इसका पहला शब्द करु विचारणीय है। करुकाल काव्य संग्रह की बात करें तो इस शब्द का अर्थ एक व्यापक परिधि में ध्वनित होता है। करु शब्द देशज भाषा का एक शब्द है, जिसका लोक प्रचलित अर्थ होता है कड़वा या कड़ुआहट। लोक भाषा में जब हम किसी कड़वी वस्तु का अनुभव करते हैं तो हम इसे करु कहते हैं। विशेष रूप से शोकजनित सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं में नीम का पत्ता चबाकर उस असीम पीड़ा से उबरने की एक रूढ़ी है। करुणा इसका मूल भाव है। निश्चित ही कवि की यह उपमान प्रतीकात्मक रूप से सर्वथा सार्थक है, क्योंकि कोरोना काल में हम जिस कड़वे अनुभव से गुजरे हैं उसे करुकाल से अधिक कोई अच्छी उपमा नहीं दी जा सकती। कोरोना की परिस्थितियों के साथ युद्ध की अमानवीयता, ग्लोबल उपभोक्ता संस्कृति आदि से समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को आगाह करना ये दिखाता है कि एक काव्य संग्रह प्राचीन और नवीन के बीच एक सेतु का कार्य कैसे करता है। संग्रह में करुकाल शीर्षक की 31 कविताएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं। पिता की मृत्यु से उपजे शोक की व्याप्ति कवि को विशाल सामाजिक जीवन और मानवीय संवेदनाओं से क्रमशः जोड़ती जाती है। 21वीं सदी के इस दौर में नैतिक और मानवीय मूल्यों को बचाए रखने का संकल्प दोहराती हैं प्रधान जी की कविताएं। समकालीन शिल्प के साथ ही कुरूरी कविता में भक्तिकाल से लेकर मुकुटधर पांडे जी की कविता कुरूरी के प्रति में प्रयुक्त पारंपरिक सरसी छंद से कुशलतापूर्वक कुरूरी शीर्षक से ही नए भाव बोध की रचना करना ये दिखाता है कि एक काव्य संग्रह प्राचीन और नवीन के बीच कैसे सेतु का कार्य करता है। आधुनिक काव्य में नैतिकता को बचाना, मानवीय मूल्यों को बचाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है।
साहित्य की सार्थकता इसी में है कि वो मानव मात्र के लिए उपयोगी हो। महानदी मीनकेतन प्रधान जी के साथ ही हम सब लोगों के लिए, जो उस महाजीवस्विनी के आंचल में पले हैं, प्रेरणा का स्रोत है। महानदी का जल हमारी रगों में रक्त बनकर बहता है और वही रक्त भावों के रूप में कलम और कागज पर उतर पड़ता है। वो करुणा जो हमें उस चित्रोत्पला कनक नंदिनी से मिली है, वही उतर पड़ती है काव्य के रूप में। मीनकेतन प्रधान जी की कविता में जो कुरूरी है, वो कुरूरी केवल पक्षी नहीं है, हमारी भावुकता, हमारी संवेदना, हमारी करुणा की अभिव्यक्ति है। हमारे पुरखों का भस्म जो इस नदी के जल में प्रवाहित है, वही है करु कविता का बीज, वही संवेदना शिलान्यास करती है करु कविता का। मीनकेतन प्रधान जी को इस प्रकाशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के 2 हालिया काव्य संग्रहों महानदी और करुकाल की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं जी। और इसमें हमारी मदद करेगी चंद्रिका दास वैष्णव की लिखी एक बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण समीक्षा। हाँ, और ये समीक्षा जो है, मतलब ये सिर्फ कविताओं का विश्लेषण नहीं है, ये हमें कवि के मानस तक, उनके परिवेश और उनकी जो रचनात्मक जड़ें हैं वहां तक ले जाती है। हाँ। और ये समझना जरूरी है कि कवि और समीक्षक दोनों का ही महानदी अंचल से एक गहरा, एक व्यक्तिगत नाता है। बिल्कुल, और शायद यही साझा जमीन इस समीक्षा को इतनी गहराई देती है ना? हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा के जरिए हम प्रधान जी की कविताओं में जो धड़कती संवेदनशीलता है, उनका भोगा हुआ यथार्थ है, और वो सामाजिक चिंतन उसे महसूस करें, जी। जिसे वैष्णव ने अपनी समीक्षा में मतलब बखूबी उजागर किया है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। हाँ, तो समीक्षा की शुरुआत ही इसी बुनियादी बात से होती है कि किसी भी अच्छी रचना के मूल में गहरी संवेदनशीलता होती है। और प्रधान जी के संदर्भ में ये संवेदनशीलता उनके परिवेश से, खासकर महानदी से, वो अटूट रूप से जुड़ी है। अच्छा। जैसा समीक्षा में कहा भी गया है, ऐसा लगता है मानो महानदी का जल हमारी रगों में रक्त बनकर बहता है। ये सिर्फ एक अलंकारिक बात नहीं लगती, बल्कि एक गहरी सच्चाई महसूस होती है। और ये बात भी तो दिलचस्प है कि समीक्षक और कवि दोनों उसी नदी के किनारे पले बढ़े हैं। हाँ। ये जानना कि दोनों उस माहौल को, उस नदी के मिजाज को अंदर से महसूस करते हैं, ये कविताओं को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है ना? निश्चित रूप से। बिल्कुल, ये जो साझा अनुभव है, वो एक तरह की क्या कहते हैं, अंतरंग समझ पैदा करता है। समीक्षा में इस बात पर खास जोर है कि प्रधान जी का जुड़ाव किताबी नहीं है, बल्कि जिया हुआ है। उन्होंने महानदी को उसके हर रूप में देखा है, महसूस किया है। कैसे वो बाढ़ का भयंकर रूप। हाँ। समीक्षा में प्रधान जी की कविता की पंक्तियां हैं, गरजती नाचती धाराएं पगलाई सी। और फिर ये भी बताया है कि कवि ने खुद बचपन में जी। बाढ़ की विभीषिका झेली है, मंदिरों में शरण लेनी पड़ी थी। जी। ये बताता है कि कैसे निजी अनुभव कविता को सिर्फ प्रामाणिकता ही नहीं, बल्कि एक तरह की भावनात्मक सच्चाई भी देता है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई दूर से देखा गया दृश्य नहीं है, नहीं, बल्कि भोगा हुआ संकट है। वो भोगा हुआ संकट है, सही कहा। बिल्कुल। और यहीं पर ये बात और भी आकर्षक हो जाती है कि कवि सिर्फ विनाश को ही नहीं देखता। अच्छा। समीक्षा बताती है कि कैसे वे शरद और ग्रीष्म ऋतु में महानदी के शांत, सौम्य और निर्मल रूप को भी उतनी ही गहराई से चित्रित करते हैं। वो शरद ऋतु का वर्णन याद कीजिए। नहीं कर सकता। भरी पूरी देह ठे, पानी नीला गहरा। हाँ। ये दिखाता है कि नदी उनके लिए सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि जीवन, चिंतन और भावनाओं का एक सतत बहता स्रोत है। सही। चित्रण भर नहीं है। जैसा आपने कहा, समीक्षा इशारा करती है कि कैसे समय के साथ आए बदलाव भी कविता में दर्ज हुए हैं। जैसे वो हीराकुद बांध बनने के बाद नदी का बदलता स्वभाव, बढ़ता प्रदूषण, रेत का अवैध खनन, लोगों की बदलती मानसिकता, और यहाँ तक कि कुर्री जैसे पक्षियों का धीरे धीरे गायब हो जाना। ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। दिखती नहीं यहाँ बरसों से कुर्रियों की कतार। हाँ, और ये पंक्तियां मतलब ये सिर्फ एक पर्यावरणीय चिंता नहीं दर्शाती, ये एक तरह का सांस्कृतिक और भावनात्मक शरण भी महसूस कराती हैं। वो चीजें जो जीवन का सहज हिस्सा थीं, अब वो यादें बनती जा रही हैं। सही कहा। और अगर हम इसे और बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो समीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। आप उस छायावाद वाले कनेक्शन की बात करें।
जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि महानदी का यही तट, जहां प्रधान जी का गांव लिपटी है, उसके ठीक सामने पांडे बंधुओं का गांव बालपुर है। अच्छा। और बालपुर को हिंदी साहित्य में छायावाद का उद्गम स्थल या कहें कि प्रेरणा स्थल माना जाता है। हाँ, सुना है। तो महानदी को यूं ही छत्तीसगढ़ की गंगा नहीं कहा जाता। इसका गहरा सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता और कई साहित्यिक पीढ़ियों की प्रेरणा रही है। ये तो सचमुच फैसिनेटिंग है कि एक ही भौगोलिक परिवेश वो कैसे अलग-अलग समय में साहित्यिक आंदोलनों को या प्रवृत्तियों को प्रेरित कर सकता है। महानदी के साथ इस गहरे जीवन भर के रिश्ते को समझने के बाद अब ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि कवि ने हाल के उस मुश्किल दौर को, कोरोना महामारी के समय को, अपनी कविता में कैसे उतारा है। जी। यहीं पर उनका दूसरा संग्रह करु काल सामने आता है। और इस संग्रह का शीर्षक ही वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ। समीक्षा बताती है कि करु का अर्थ है कड़वा, और इसका संबंध उस लोक परंपरा से है जहां शोक या दुख के समय कड़वाहट महसूस करने के लिए नीम चबाया जाता है। अच्छा। हाँ। और काल यानी समय, तो करु काल यानी वो कड़वा समय, वो मुश्किल दौर। समीक्षा इसे सीधे सीधे कोरोना महामारी के उस अभूतपूर्व त्रासद अनुभव से जोड़ती हैं। बिल्कुल। समीक्षक तो यहाँ तक कहती हैं कि उस दौर की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए करु काल से अधिक कोई अच्छी उपमा नहीं दी जा सकती। ये कितना सटीक लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बाहरी घटना का दस्तावेज नहीं है। समीक्षा बताती है कि इसमें कवि का व्यक्तिगत दुख भी शामिल है, लेकिन ये निजी दुख तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। बल्कि ये उस समय की व्यापक सामाजिक चिंताओं, भय, अनिश्चितता और जो सामूहिक पीड़ा थी, उसको भी अपने में समेट लेता है। हाँ। एक तरह से ये उस कड़वे दौर का काव्यात्मक प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन समीक्षा ये भी साफ करती है कि करु काल सिर्फ महामारी की कविता नहीं है। नहीं। इसमें युद्ध की विभीषिका और अमानवीयता, बढ़ती हुई उपभोक्ता संस्कृति का खोखलापन, नैतिक मूल्यों का क्षरण जैसे समकालीन मुद्दे भी उठाए गए हैं। जी हाँ। ऐसा लगता है कि कवि महामारी के बहाने आज के समय की कई कड़वी सच्चाइयों पर एक साथ नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। महामारी एक तात्कालिक संदर्भ जरूर है, लेकिन कविता उसके पार जाकर उन स्थायी मानवीय संकटों और नैतिक दुविधाओं को छूती है जो आज हमारे समाज में हैं। और शिल्प के स्तर पर भी ये देखना रोचक है कि जहां एक ओर समकालीन भाषा और बिंबों का प्रयोग है, हाँ। वहीं दूसरी ओर कवि पारंपरिक छंदों को भी साधते हैं। समीक्षा में मुकुटधर पांडे की प्रसिद्ध कविता कुर्री के प्रति, उसमें प्रयुक्त सरसी छंद, अच्छा, सरसी छंद, हाँ, जो एक विशेष प्रकार का मात्रिक छंद है, हाँ, उसके इस्तेमाल का उल्लेख है। ये परंपरा और आधुनिकता का संगम, ये भी काफी दिलचस्प है। और ये सवाल भी उठाता है, जैसा कि समीक्षा में भी संकेत है, कि आज के इस भागदौड़, बिखराव और अक्सर दिशाहीन लगने वाले समय में जी, कविता की भूमिका क्या हो सकती है? क्या वो सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है या उसका कोई बड़ा सामाजिक दायित्व भी है? ये एक केंद्रीय प्रश्न है, और समीक्षा इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव संभावना सामने रखती है। क्या? समीक्षक पूछती हैं कि क्या करु काल को महानदी कट से उपजी एक नई काव्यधारा या प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है, छायावाद के लगभग 100 साल बाद? वाह, ये तो बड़ा दावा है। क्या समीक्षा इसके लिए कोई ठोस आधार भी देती है? क्या ये सिर्फ एक खास समय जैसे महामारी उसकी प्रतिक्रिया है, या इसमें वाकई किसी नई स्थायी साहित्यिक प्रवृत्ति के बीज नजर आते हैं? देखिए, समीक्षा इस सवाल को उठाती है, शायद पाठकों और आलोचकों को सोचने के लिए, प्रेरित करने के लिए। वो कहती है कि अगर इसे एक नई धारा मानना है तो इसके आधार क्या होंगे? अच्छा। यह सवाल हमें साहित्यिक इतिहास के पैटर्न पर, किसी खास भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश के निरंतर प्रभाव पर और समय के साथ बदलते काव्य सरोकारों पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। हाँ। क्या महानदी का परिवेश एक बार फिर किसी नई साहित्यिक ऊर्जा का केंद्र बन रहा है? यह खुला प्रश्न है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी संदर्भ में शायद कवि के अपने रचना कर्म और उनके दर्शन को समझना भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। समीक्षा में इस बात का जिक्र है कि प्रधान जी के ये संग्रह ये काफी देर से प्रकाशित हुए हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि उनका ध्यान खुद के लेखन को छपवाने से ज्यादा शिक्षण पर,
साहित्यिक आयोजनों के संयोजन और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने पर रहा है। हाँ, और ये बात उनके उस विश्वास से जुड़ती है जिसका उल्लेख समीक्षा में उनकी भूमिका के हवाले से किया गया है। प्रधान जी मानते हैं कि आज के इस कुहासे और बिखराव भरे समय में कविता को महज मनोरंजन या आत्म अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे एक दिशा देनी चाहिए, उसे सार्थकता और जीवन मूल्यों से जोड़ना चाहिए। ये उनके कवि कर्म के पीछे की एक गहरी सोच को दर्शाता है। और ये सोच ये उनकी कविताओं की प्रकृति से भी जुड़ती है ना? हाँ। समीक्षा इस बात पर बार बार जोर देती है कि प्रधान जी की कविता कोरी कल्पना या बौद्धिक जुगाली नहीं है, बल्कि जिया और भोगा गया यथार्थ है। ये बिल्कुल। इसे ओढ़े हुए दुख या उधार ली हुई भावनाओं से लिखी गई कविता से अलग माना गया है। ये भोगा हुआ यथार्थ वाली बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि कविता में जो भावनाएं हैं, जो अनुभव हैं, वो प्रामाणिक हैं, सीधे जीवन से उठाए गए हैं। सही। चाहे वो बाढ़ का अनुभव हो, नदी का बदलता रूप हो या महामारी की पीड़ा हो, ये भोगा हुआ यथार्थ ही कविताओं को वो ताकत और वो विश्वसनीयता देता है जो पाठक को सीधे जोड़ती है। हाँ। इसमें बनावटीपन की गुंजाइश वो कम होती है। हालांकि ये तर्क भी दिया जा सकता है कि कला में कल्पना का या एक तरह की कलात्मक दूरी का भी अपना महत्व है। क्या समीक्षा इस पहलू पर कुछ कहती है? देखिए, समीक्षा का जो मुख्य फोकस है वो प्रधान जी की कविता की प्रामाणिकता और उसके यथार्थ से गहरे जुड़ाव पर है। हाँ। वो मानती है कि यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ। शायद समीक्षक का मानना है कि आज के समय में जहां बहुत कुछ बनावटी और सतही है, वहां भोगे हुए यथार्थ से उपजी कविता का महत्व और भी बढ़ जाता है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, कला में कल्पना और यथार्थ का संतुलन यह हमेशा एक बहस का विषय रहा है। बिल्कुल। चलिए अब उस एक प्रतीक पर आते हैं जिसका जिक्र समीक्षा में बार बार होता है, कुरी पक्षी। हाँ, कुरी। ये दोनों संग्रहों में मौजूद है। ये सिर्फ एक पक्षी का नाम भर तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। समीक्षा के अनुसार कुरी यहाँ महज एक पक्षी नहीं रह जाती, वो एक बहुस्तरीय प्रतीक बन जाती है। अच्छा, कैसे? वो हमारी भावुकता, हमारी संवेदना, हमारी करुणा की अभिव्यक्ति है। वो उन चीजों का प्रतीक है जो धीरे धीरे हमसे छिन रही हैं, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो या मानवीय भावनाएं। और समीक्षा इससे हमारी विरासत से भी जोड़ती है, कुछ ऐसा। हाँ, ये बहुत काव्यात्मक ढंग से कहा गया है। कुर्री को उस पुरखों का भस्म से जोड़ा गया है जो पीढ़ियों से महानदी में प्रवाहित होता आया है। ओह। यानी ये पक्षी हमारे अतीत, हमारी जड़ों और हमारी सांस्कृतिक स्मृति का भी वाहक है। और इससे भी आगे बढ़कर समीक्षा इसे करु कविता का बीज भी मानती है। करु कविता का बीज, इसका क्या मतलब हुआ? शायद इसका आशय ये है कि जो पीड़ा, जो कड़वाहट करुकाल संग्रह में व्यक्त हुई है, उसका स्रोत कहीं न कहीं उस गहरी संवेदनशीलता और उन खोई हुई चीजों की टीस में है जिसका प्रतीक कुर्री है। अच्छा। यानी ये पक्षी एक तरह से अतीत की स्मृति, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, इन सबको एक धागे में पिरोने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। समझ गई। ये सिर्फ एक चिड़िया नहीं, बल्कि कवि के पूरे भावनात्मक और वैचारिक संसार का एक केंद्र बिंदु सा लगता है। तो कुल मिला के देखें तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान की कविता कई धाराओं का संगम है। जी। इसमें व्यक्तिगत अनुभव है, भोगा हुआ यथार्थ है, महानदी के साथ एक अटूट और गहरा रिश्ता है, समकालीन जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं, खासकर वो महामारी के दौर की। और इन सब के बीच मानवीय मूल्यों को, संवेदनाओं को बचाने और सहेजने की एक पुकार भी है। हाँ। और इन सबके केंद्र में है महानदी, जो सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक केंद्रीय रूपक, एक जीवनदायिनी शक्ति, प्रेरणा का सतत स्रोत और शायद एक मूक साक्षी भी है। एकदम सही कहा। और चंद्रिका दास वैष्णव की समीक्षा का मूल संदेश भी वो यही है। वो हमें दिखाती है कि कैसे जिया हुआ यथार्थ जब गहरी, सघन और प्रबल संवेदनाओं के साथ मिलता है, हाँ, तो वो एक ऐसी रचना को जन्म देता है जो न सिर्फ प्रामाणिक होती है बल्कि पाठक के मन पर गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल। ये सिर्फ लिखने की कला या तकनीक का मामला नहीं है, बल्कि अनुभव और भावना की उस गहराई का सवाल है जो सीधे जीवन से आती है। इस चर्चा ने यकीनन प्रधान जी की कविता और वैष्णव की समीक्षा दोनों को समझने में काफी मदद की। जी। अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे महानदी ने पीढ़ियों से कविता को प्रेरित किया है। 20वीं सदी की शुरुआत में छायावाद के बीजारोपण से लेकर आज के इस संभावित करु काल तक। सोचने वाली बात यह है कि किसी स्थान विशेष में, चाहे वो कोई नदी हो, पहाड़ हो या शहर, ऐसी कौन सी स्थायी विशेषताएं या ऐसा कौन सा जादू होता है जो समय और बदलते हालात के थपेड़ों के बावजूद मानवीय रचनात्मकता और गहरे चिंतन को पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर प्रेरित करता रहता है। ये जगहें महज भूगोल होती हैं या कुछ और भी? इस पर जरूर सोचेगा।